हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी की परीक्षा में पिछले वर्षों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्विज है इसके अंदर 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो कि CHSL में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक बुक का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि इस बुक का जो है राइटर कौन है। और देखिए, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, ये एक पुस्तक है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन 4 यहाँ दिए गए हैं। तो जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे आप खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। थोड़ी देर बाद आपको पूरी डिटेल के साथ उसका आंसर बता दिया जाएगा। अब देखिए, जो ये पुस्तक है एवरी वोट काउंट्स, जो इसके राइटर है वो कौन है? नवीन चावला। और आप सबको पता होगा कि नवीन चावला कौन है। ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं पहले। अब मुख्य चुनाव आयुक्त किसके? निर्वाचन आयोग के। अब निर्वाचन आयोग के रह चुके हैं तो मैं आपको निर्वाचन आयोग के बारे में बता देता हूँ। जो निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 324 है। और ठीक है, और जो निर्वाचन आयोग है ये देखिए उसके बारे में आर्टिकल है, संविधान के अंदर दिया गया है कि जो भारत के अंदर क्या होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा आर्टिकल 324 के हिसाब से। तो इस तरह से ये निर्वाचन आयोग क्या हो गया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, यानी कि संवैधानिक निकाय है ये एक। अब इसका अगर संगठन की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन होते हैं, तो देखिए एक तो होता है इसके अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया। उसके अलावा दो होते हैं आयुक्त, चुनाव आयुक्त। तो टोटल मिलाकर कितने लोग हो गए इसके अंदर? इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 लोग होते हैं। ठीक है, अब जो ये चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और ये आयुक्त इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। अगर आपसे कार्य पूछा जाए कि जो निर्वाचन आयोग है उसका कार्य क्या है, तो उसका जो महत्वपूर्ण कार्य है सबसे पहले वो तो है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाना। और इलेक्शन भी किन के? जैसे कि एक तो लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भी चुनाव ये आयोजित करवाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं या फिर जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो ये नहीं करवाता। वो कौन करवाता है? जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो करवाता है। इसके अलावा जो इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है कि जो राजनीतिक दल होते हैं ना, तो उनको ये मान्यता प्रदान करता है। कौन? निर्वाचन आयोग। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि एक नवीन चावला के द्वारा लिखी गई थी। और मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में बता दिया सब। जो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जो SY कुरैशी हैं ये भी भूतपूर्व हमारे क्या हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके अलावा जो JM लिंगदो है ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। JM लिंगदो के बारे में आप एक चीज़ याद रखेंगे कि इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरे के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त किया है? तो ये जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि CHSL की परीक्षा 4 जुलाई 2019 को हुई थी आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर, उसके अंदर ये पूछा जा चुका है। तो आपके ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं कि मेरठ, कुर्ग, फैजाबाद और वायनाड। तो किस जगह के संतरे को GI टैग दिया गया था? तो ये मिल चुका है। वैसे तो देखिए नागपुर का जो संतरा है भारत के अंदर वो काफ़ी मशहूर है, यानी कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से किसको दिया जा चुका है? आंसर होगा 2, कुर्ग को दिया जा चुका है। अब कुर्ग कहाँ पर है? ये कर्नाटक के अंदर है। और ये कब दिया गया था? 2006 के अंदर इसको ये GI टैग प्रदान किया गया था। जो कुर्ग के संतरे हैं उसको प्रदान किया गया था। अब जैसे जो GI टैग है तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसको देता है जो रजिस्ट्रार है GI टैग से संबंधित, वो प्रदान करता है। और ये जो ऑफिस है जो कि GI टैग प्रदान करता है ये किसके अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के। और ये देखिए एक एक्ट के थ्रू दिया जाता है जिसको कि GI टैग यानी कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, जो कि कब का है? 1999 का एक अधिनियम है, एक एक्ट है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। अगर देखिए किसी वस्तु को, जैसे कि आप मान लीजिए जिस कुर्ग के संतरा हैं इसको कि एक बार जियोग्राफिकल GI टैग मिल गया तो ये कितने वर्ष तक वैलिड रहेगा? ये
10 वर्ष तक वैलिड होता है। उसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद ये रिन्यू करवाना होता है, उसके बाद फिर से रिन्यू हो जाता है 10 साल के लिए। तो इस तरह से ये बढ़ता रहता है हर 10 साल के लिए। अगर बात की जाए कि जो भारत के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट जो जीआई टैग मिला था तो वो किसको मिला था, तो वो मिला था किसको, जो दार्जिलिंग की चाय है ना उसको मिला था। दार्जिलिंग टी को मिला था। कब मिला था ये मिला था 2004 के अंदर दिया गया था इसको जीआई टैग, दार्जिलिंग की टी को। तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए कि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है तो उसके तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है। अब जो संविधान के अंदर जो अनुसूचियां हैं उसके अंदर जो 10वीं अनुसूची है तो वो किससे संबंधित है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये किससे संबंधित है, इसके अंदर दल बदल से संबंधित कानून दिए गए हैं, यानी कि इनको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। अब दल बदल जो क्या होता है, ये दल बदल यानी कि जैसे आपने किसी नेता को चुना जो कि किसी पार्टी से था, सपोज करिए वो किसी ए पार्टी से था, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, निर्वाचित हो जाने के बाद वो कुछ समय के बाद इस ए पार्टी को छोड़कर कोई दूसरी बी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो भाई एक तो ये जनता के साथ ही विश्वासघात हो गया। खैर जिस पार्टी का था उसके साथ तो वही हुआ, बाकी जनता के लिए भी था, क्योंकि लोगों ने भाई पार्टी की छवि देखकर भी इसको वोट दिया था, इसको चुना था। बाद में इसने क्या किया, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो उसी के लिए ही ये क्या था कि 1985 के अंदर 1985 के अंदर जो संविधान हमारा उसके अंदर संशोधन किया गया। और कौन सा संशोधन किया गया था, 92वां 52वां जो है वो संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत जो 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई। तो जैसे किसी विधायक या सांसद ने पार्टी ए को छोड़कर बी को ज्वाइन कर लिया, अब ये यानी कि अयोग्य हो गया एक किस्म से। तो इसकी जो अयोग्यता है उसके संबंध में जो निर्णय है, अंतिम निर्णय, वो कौन देगा। भारत का उपराष्ट्रपति देगा? बिल्कुल नहीं देगा। भारत का निर्वाचन आयोग? बिल्कुल नहीं देगा। इसका काम बस यहीं तक था कि निर्वाचन जो चुनाव करवाने तक। उसके बाद है अध्यक्ष लोकसभा। बिल्कुल ठीक है कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, उसका निर्णय अंतिम होगा इस मामले में। वो बताएगा कि ये जो सांसद या विधायक है जिसने की पार्टी चेंज की है तो अयोग्य है या नहीं है। अंतिम निर्णय कौन देगा? लोकसभा का स्पीकर। तो ये हो गया। अब लोकसभा स्पीकर के बारे में हम एक और चीज़ याद रखें कि जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि ये अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो जो डिप्टी स्पीकर होता है, जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसको ही अपना जो है रिजाइन वगैरह देता है जब इसको पद छोड़ना होता है, त्याग पत्र। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, इसमें है कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए ये दिए हुए हैं, तोशाम हिल्स, नारकोंडम द्वीप, या बैरन द्वीप, या फिर धीनोधर हिल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप। ये क्या है, ये एक ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है, इसके अंदर से यानी कि लावा का उद्भेदन जो है वो चल ही रहा है, जो कि हो रहा है। अब देखिए जो बैरन द्वीप है ये कहाँ पर है, ये है अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ये क्या, बैरन द्वीप। तो ये वहाँ पर स्थित हो गया। और देखेंगे कि ये 2006 से इसके अंदर से लावा निकल रहा है, यानी कि 2006 से ये सक्रिय रूप में है। उसके बाद अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि तोशाम हिल्स दिया हुआ है। तो तोशाम हिल्स क्या है, ये है अरावली जो पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला, तो उसका एक विस्तार है तोशाम हिल्स। और ये कहाँ पर है, ये है भिवानी, यानी भिवानी जो हरियाणा के अंदर है उसके अंदर ये स्थित है। उसके बाद जो नारकोंडम द्वीप है ये भी अंडमान और निकोबार पर ही है। और ये क्या है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि सोया हुआ ज्वालामुखी है। भाई कब इसके अंदर से उद्भेदन हो जाए लावा का कुछ कह नहीं सकते, तो इस तरीके का, यानी कि मृत नहीं है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और कहाँ पर है ये, अंडमान निकोबार के अंदर है।
उसके बाद है ये धीनोधर हिल्स, ये कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है। धीनोधर हिल्स कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और ये किससे निर्मित है? ये भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसकी वजह से ये इस पहाड़ी का निर्माण हुआ था। इसको क्या कहते हैं? धीनोधर हिल कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन और इसका आंसर था बैरन द्वीप, और इसके ऑप्शन को भी मैंने बता दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। इसमें है कि जो एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका कि नाम है कंदरिया मंदिर। तो ये कंदरिया मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? अब जो कंदरिया मंदिर है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। और ये कहाँ पर है? ये है खजुराहो के अंदर है। और खजुराहो कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी के अंदर है। और इसका निर्माण की अगर बात की जाए तो ये किसने करवाया था? जो चंदेल राजवंश था, चंदेल वंश के राजा थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये क्वेश्चन जो है चंदेल वंश से संबंधित खजुराहो के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो खजुराहो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो भी चंदेल राजवंश के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर हो गया खजुराहो। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये शिव जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के संविधान की अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किसके अंदर दिया गया है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची के अंदर शपथ लेने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए जो अनुसूची 3 है, अनुसूची तीसरी, तो इसका संबंध किससे है? शपथ से संबंधित है। यानी कोई भी शपथ लेता है तो किसके अनुसार लेता है? अनुसूची 3 के तहत लेता है। और देखिए जी कि शपथ कौन कौन नहीं लेता है, इसकी आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, और ये सूची के अंदर शामिल नहीं है। तीसरी अनुसूची के अंदर इनका जिक्र नहीं किया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। इसके अलावा जो लोकसभा का जो अध्यक्ष हो गया और उपाध्यक्ष हो गए, इनको भी शपथ नहीं दिलाई जाती है। क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, जैसे वो जब चुनाव जीत के आता है तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा इकट्ठा ही जैसे शपथ दिलवा दी जाती है, जो निर्वाचित होते हैं। लेकिन वो जब लोकसभा का ये अध्यक्ष चुना जाता है, स्पीकर चुना जाता है, तो उसके लिए उसको अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के बारे में ही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तीसरी अनुसूची। यानी कि शपथ से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 3। इसके अलावा हम और अन्य अनुसूचियाँ भी देख लेते हैं जो कि यहाँ पर दी गई है। जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? वेतन से संबंध है। वेतन और भत्ते जो भी दिए जाते हैं, जो संवैधानिक पदों पर जितने भी लोग हैं उनको जो भी वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या है कि एसटी और जो एससी और एसटी होते हैं, तो इनका जो प्रशासन और नियंत्रण है वो राज्यों के द्वारा किया जाएगा, ऐसा अनुसूची 5 के अंदर लिखा गया है। जैसे कि कुछ राज्य दिए गए हैं, उसके में बताया गया कि जो एससी और एसटी का जो प्रशासन और नियंत्रण है वो राज्यों के द्वारा किया जाएगा। ये अनुसूची 5 में दिया गया है। इसके बाद चौथी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? ये है राज्यसभा के अंदर जो सीटें हैं उसके बंटवारे का इसमें दिया गया है, बंटवारे के बारे में। यानी कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ये किसके अंदर है? अनुसूची 4 के अंदर है। तो ये होगा। अब देखिए जैसे याद रखने का तरीका बता देता हूँ। जैसे दूसरी अनुसूची यानी कि अनुसूची 2, अनुसूची 2, तो भाई क्या दो? पैसे दो, धन दो, वेतन दो। इसका मतलब अनुसूची 2 किससे संबंधित है? वेतन से। अनुसूची 5 जैसे कि एसटी एसटी का जो नियंत्रण कौन करेगा? राज्य करेंगे। तो एसटी और एसटी लिखे गए हैं, तो ये देखिए एस जो है 5 की तरह लगता है, तो यानी कि अनुसूची 5 का संबंध किससे है? एससी और एसटी जो है उनका प्रशासन नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यों के द्वारा। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब नेता लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं, भाई सीटों का बंटवारा होता है उसके लिए। कुर्सी की कितनी टांगें होती है? 4 पैर होते हैं। तो अनुसूची 4 किससे संबंधित है? कुर्सी यानी कि सीटें, सीटों का बंटवारा। अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है। तो देखिए शपथ में जैसे ये 3 से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया? अनुसूची 3 किससे संबंधित है? ये शपथ से संबंधित है। तो ये हो गया। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर देखिए मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में
संग्रहित किया जाता है। आपको बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। तो इसका आंसर होगा लीवर। तो लीवर को क्या लिखा गया यहाँ पर, जिगर, यानी कि आंसर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लीवर देखिए क्या क्या काम करता है लीवर बॉडी के अंदर। एक तो ये त्वचा जो होती है वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है शरीर का। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है तो स्किन हो गई। और स्किन के बाद अगर बात की जाए तो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो मेन जो काम है इसका, जैसे बॉडी के अंदर जो भी पॉइजनस सब्सटेंस आ जाते हैं, कोई केमिकल आ जाते हैं, तो एक तो ये उनका फिल्ट्रेशन करता है, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा लीवर का जो एक सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है, जो सबसे बड़ा गुण है, कई बार पूछा जाता है, वही ऑप्शन दे देंगे आपको, निम्नलिखित में से किस ऑर्गन के अंदर जो है पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। तो उसके अंदर लीवर के अंदर होती है, यानी कि जिसको कि रीजनरेशन भी कहा जाता है। तो रीजनरेशन की पावर किसके अंदर होती है, ये होती है लीवर के अंदर, रीजनरेशन। यानी कि आप अगर लीवर को काट देंगे तो ये दोबारा से निर्मित होने की क्षमता रखता है, ये दोबारा निर्मित हो सकता है। तो छोटी आंत के बारे में यही है कि जो भोजन का जो हम खाते हैं उसका जो अवशोषण किया जाता है वो कहाँ से होता है, अवशोषण उसका छोटी आंत के अंदर ही होता है। छोटी आंत के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होती है, फिंगर जैसी स्ट्रक्चर, जिसको कि माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर जैसे फूड जब जाता है तो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, छोटी आंत का ये पार्ट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि गेहूं की उच्च उपज वाली किस्में, यानी कि जिसको HYV बोलते हैं, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़, को पहली बार कहाँ विकसित किया गया था। तो ये आपको बताना है। तो देखिए जो HYV होता है, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी, इसका संबंध किससे है, इसका है गेहूं और चावल के यानी कि बीजों से हैं। और ये किससे जुड़ते हैं, इसका संबंध किससे, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो हरित क्रांति हुई थी, उस चीज़ से ये संबंधित है। तो ये पूछ रहा है कि जो गेहूं की जो ये वैरायटी थी, HYV वैरायटी, इसको कहाँ विकसित किया गया था। तो ये कहाँ पर विकसित की गई थी, ये मैक्सिको के अंदर विकसित की गई थी। अगर चावल के बारे में पूछ ले कि चावल की वैरायटी कहाँ पर विकसित की गई थी, तो वो फिलीपींस के अंदर की गई थी। अब मैक्सिको के अंदर तो ये विकसित हुई थी, लेकिन विकसित की किसने थी, ये 1960 के दशक में, यानी कि 1960 के दशक में किसके द्वारा की गई थी, वो वैज्ञानिक थे वही नॉर्मन बोरलॉग, तो उन्होंने ये विकसित की थी। और आप जानते ही हैं जो नॉर्मन बोरलॉग, उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का पिता किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। यानी कि ये तो विश्व स्तर पर हो गया। अगर भारतीय स्तर पर पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो वो M स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि गेहूं की जो HYV वैरायटी कहाँ पर विकसित की गई थी, मैक्सिको में की गई थी। और चावल की पूछे तो फिलीपींस के अंदर। और किससे संबंधित है, ये हरित क्रांति से संबंधित है। अब जो HYV है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, ये क्या होता है, एक तो नॉर्मल बीज होता है, एक HYV सीड यानी कि बीज होता है। तो HYV बीज की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल बीज से। एक तो ये जैसे जल्दी पकता है, और अच्छा साइज होगा बीज का, और अच्छी गुणवत्ता होगी उसकी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि कई बार पूछ लिया जाता है, तो एक तो जैसे गेहूं की दो वैरायटियां हैं, एक तो है रोजो रोजो 64A, ये वैरायटी होगी। एक ये काफ़ी पूछा जाता है, जैसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई ये सोनारा 64 क्या है, सोनारा 64A क्या है, तो ये भी गेहूं की HYV वैरायटी है। तो ये हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि जो किस मुग़ल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की। ये इससे पहले के सेट के अंदर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि औरंगजेब के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी। जो औरंगजेब है उसको आलमगीर या फिर जिंदा पीर भी बोला जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो अकबर ने जजिया कर को जो समाप्त किया था, तो औरंगजेब ने उसको दोबारा से प्रारंभ करवा दिया था। और जो बाद में अंतिम रूप से इसको जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया था, मुग़ल वंश का एक बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, उसके शासनकाल में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो आलमगीर किसकी उपाधि थी, औरंगजेब की। बढ़ते हैं आगे। आज का अंतिम क्वेश्चन जो है कि कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर
जो 1 MB होता है, जैसे कि मोबाइल वगैरह कंप्यूटर के अंदर आप देखते हैं किसी फाइल का साइज 1 MB, तो ये कितने 1 MB जो है वो किसके बराबर होता है, यहाँ ऑप्शन में से देखकर आपको बताना है। तो ये किसके बराबर होता है, 1024 KB के बराबर होता है। 1 मिनट। 1024 MB के KB के बराबर, तो आंसर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जैसे सबसे पहले क्या होता है कि जो 1 KB सबसे छोटी यूनिट वैसे तो बाइट होती है, लेकिन अगर 1 KB की कोई फाइल है 1 KB के साइज़ की, तो 1 KB के अंदर कितने वो होते हैं, 1 KB के अंदर कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट हो गए। उसके बाद जैसे 1 KB करके ऐसे 1024 KB तक हमने जोड़ दिया, एक एक करके, जैसे 1024 KB इकट्ठे हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, 1024 KB से क्या बनेगा, 1 MB। ऐसे ही अगर 1024 MB हमारे पास इकट्ठा हो गए, 1024 MB, तो उससे क्या बनेगा, यानी कि 1 GB। कोई पूछ ले कि भाई 1 GB के अंदर कितने MB होते हैं, तो 1024 MB होते हैं। इसी तरह से 1 GB को जोड़ते हुए 1024 GB हो जाए, तो उसके बाद क्या बनेगा, 1 TB, टेराबाइट। तो इस तरह से ये बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।